Bachcho, in the last class, we have discussed about IUPAC naming of the compound. In today's session, we are starting bonding and coordination compound. उसके रिगार्डिंग हम लोग अलग अलग टाइप की थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अब हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको समझना है। ऑलरेडी आप काफी सारी चीजों को पढ़ चुके हो रिगार्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप जानते हो कि जो कॉम्प्लेक्स टाइप के आयंस थे, ये एडिशन कंपाउंड का ही एक टाइप होता है। और आप इसमें ये भी जान चुके हो कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें एक आयोनाइजेशन स्फेयर होता है और एक इसमें कॉम्प्लेक्स स्फेयर होता है जिसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कहा जाता है। जो बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख रहे थे ना, उसी को हम लोग कहते थे कि इट्स अ कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और जो बाहर लिख रहे थे उसको कहते थे हम लोग आयोनाइजेशन स्फेयर। ये हम लोग ने जनरल टर्म्स पढ़ रखे थे। बट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरुआत में आए, स्टार्टिंग में आए, तो उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। तो हम लोग ना थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ रहे हैं कि पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग तक समझ लिया था। अब हम लोग ना इनके रिगार्डिंग बॉन्डिंग समझ रहे हैं कि बॉन्डिंग इनमें किस तरह की होती है। जैसे आपको याद होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग आपने जब समझा था तो उसमें अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट दो थ्योरीज को अच्छे से समझ लें। पहली थ्योरी है, इट इज वार्नर थ्योरी। तो वार्नर जब शुरुआत में आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत, ये इनको ना एज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है वार्नर को। अल्फ्रेड वार्नर इनका नाम है, तो वार्नर थ्योरी। तो he was the first person who suggests the concept of coordination compounds, and he gave some structure, or he studied the structure of complex compound, और उसने एक अपना कुछ थ्योरी बनाया। अराउंड 1893 के टाइम की बात है, और इसने ना कुछ पॉइंट्स दिए। और ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना हुआ वो इस वजह से हुआ था कि व्हेन ही स्टडिंग अ पर्टिकुलर एडिशन कंपाउंड, और उसमें ना उसने अलग अलग तरह की सिचुएशंस पाई, और उन सिचुएशंस को देखते हुए ही सजेस्ट अ थ्योरी, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहली थ्योरी वार्नर थ्योरी कहते हैं। नोट्स आप लोगों को खुद से बनाना है बेटा। ये जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ रिकॉर्डिंग से आप देखें और प्रॉपरली नोट्स बनाएं। देखो, वार्नर वाज डूइंग समथिंग विथ अ सिंपल सॉल्ट ऑल, और सिंपल एक मॉलिक्यूल COCl3 और NH3, ये इसके साथ कुछ रिएक्शन कर रहा था। ही गॉट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो इसको मिले, जैसे COCl3, कहीं पर 6NH3 लगे हुए थे, कहीं पर जो थे वो COCl3, कहीं पर जो है 5NH3 थे, कहीं लिखा हुआ था, मतलब लिखा क्या, कहीं पर हमको जो प्रोडक्ट मिला वो 4NH3 मिला, और कहीं उसको प्रोडक्ट जो है वो ये अलग अलग तरह के एडिशन मिले कंपाउंड। तो उसने ना इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज को इनकी स्टडी किया, लाइक इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया, मतलब कि इसने वांट ऑफ फैक्टर हर एक का निकाला। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के बाद इसने उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी देखी कैसी रहती है, इनको किसी स्पेसिफिक रिएजेंट से रिएक्ट भी कराया, और कुछ प्रोडक्ट भी मेंशन किया कि अच्छा ये प्रोडक्ट बन रहा है तो हो सकता है ये सब पॉसिबिलिटीज हो। तो इन कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते टाइम उसके पास जो भी उसके मन में बातें आई, उसने ना इसको एक थ्योरी के फॉर्म में अरेंज किया। तो उसकी मैं थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखता हूं कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट दे रखे थे, और इन्होंने बताया कि ये बेसिकली ये एडिशन कंपाउंड नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो ही वाज द फर्स्ट हु सजेस्ट द रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि दिस कंपाउंड इज नॉट अ एडिशन कंपाउंड, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें ना उसने कुछ पॉइंट्स दिए। जैसे अगर मैं इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखूं, पॉइंट नंबर 1, इसने ये बताया कि जो भी मेटल होता है, मतलब ईच मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
तो ईच मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड possess two type of valencies, possess two type of valencies, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। तो कौन कौन सी वो वैलेंसीज थी? एक वो थी प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं, और कई जगह ना इसको आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहा गया है। एक और होती है जिनको सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। तो दो तरह की वैलेंसी के बारे में उसने कहा। एक तो उसने कहा कि ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी को हमने बताया कि प्राइमरी कह सकता है या प्रिंसिपल भी कह सकता है, या इसी को जो है वो आयोनाइजेबल भी कह सकता है। तो ये वैलेंसी। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा उसने नाम दिया, वो नाम क्या दिया? सेकेंडरी या नॉन आयोनाइजेबल। तो ये इनको ये नाम से भी पुकारा जाता है। तो सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल जो उसने वैलेंसीज के बारे में कहा, किसकी? मेटल की। तो उसने कहा मेटल के पास जब कोई मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि वो इन वैलेंसीज से कनेक्टेड हो, और अगर इन वैलेंसीज से वो कनेक्टेड हो रहे होंगे वो मॉलिक्यूल्स, तो वो जो है कुछ ना कुछ इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम कर रहे होंगे, और इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग का काम कर रहे होंगे। कौन से? जो मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में आएंगे। अभी हमको ये नहीं पता है, जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं वार्नर थ्योरी 1893 की बात है। अभी तो आप जानते हो कि भाई एक ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होता है, और फिर जितने भी सब्सटेंस आते हैं उन सबको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स का काम होता है इन मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड करना। ये सारी बातें आप सुनते रहते हो कि भाई ये और ये कहानी। पॉइंट नंबर टू, इज ही सेड कि जो प्राइमरी वैलेंसी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी का काम होगा एनायंस को सेटिस्फाई करना, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी उनका काम होगा कि वो जो भी डोनर एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, उनको सेटिस्फाई करना। तो प्राइमरी वैलेंसीज विल सेटिस्फाई will satisfy anions only, while secondary valencies will satisfy uh, electron pair donor. One more thing, प्राइमरी वैलेंसीज जो होंगी, मतलब प्राइमरी वैलेंसीज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये चेंजेबल हैं। वैलेंसीज आर चेंजेबल, यानी इनकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। बाकी इनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, किसकी? सेकेंडरी वैलेंसीज में। अब ये वैलेंसी होता क्या है, आप इसको थोड़ा बेसिक से समझिए कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई मेटल पड़ा हुआ है, और वो मेटल स्पेशली है डी ब्लॉक का एलिमेंट, अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम ये जानते हैं कि जब भी डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक भी, मतलब एफ ऑर्बिटल्स भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट, मैं एक एग्जांपल समझा तो 22 वेनेडियम आई टेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, और लास्ट में आप लिख देते हो 3d2। तो यहाँ 4p भी तो अवेलेबल था और 4d भी अवेलेबल था, और ये मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पे फोर्थ शेल इनिशिएट हो चुका है। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया गया होगा कि अगर शेल नंबर 4 हो जाए तो एल की पॉसिबिलिटी जो है वो 0
1 2 तक होती है, यानी कि सॉरी 3 तक होती है, यानी 4s भी पॉसिबल है, 4p भी पॉसिबल है, 4d भी पॉसिबल है, 4f। अब इसके एटम के पास ये सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, बट देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन इट, ये खाली पड़ा हुआ है। अब अगर ये खाली पड़ा हुआ है तो अब ये जो भी मेटल है, मतलब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया ये समझाने के लिए कि जब कोई डी ब्लॉक का हम लोग एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं ना, तो उस मेटल के पास एक पी ऑर्बिटल भी खाली पड़ा होता है, डी भी खाली पड़ा होता है और एफ भी खाली पड़ा हुआ होता है। तो जब ये ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, तो जब दूसरे मॉलिक्यूल्स इनसे इंटरेक्ट करने आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत यूज कर लेते हैं आउटर मोस्ट शेल के, कि भाई हम तुमसे इंटरेक्ट कर ले रहे हैं, बट बाकी जो खाली पड़े हुए हैं उनका काम क्या होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल से लोन पेयर गेनिंग का काम करने लगते हैं। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि मेटल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन में, कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक आयरन, आयरन ने कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज कर लिए या 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बट हम जानते हैं कि आयरन के पास खाली ऑर्बिटल पड़े होंगे, तो वो ऑर्बिटल क्या करेंगे, वो ऑर्बिटल जो खाली पड़े हुए हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से लोन पेयर को गेन करेंगे, और जब वो लोन पेयर को गेन करेंगे तो उनके ऑर्बिटल फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई वहां पे 4p भी खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा हुआ है, तो ये लोन पेयर गेन करना इनिशिएट करेंगे। तो ये जो लोन पेयर गेन कर रहे हैं उसको उसने कहा कि ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं जो फिक्स क्वांटिटी में होंगी। फिक्स क्वांटिटी का मतलब ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे होंगे कि भाई हम तो इतने ही हैं, अब इनमें से तुम चाहे 2 को भर लो, चाहे 4 को भर लो, चाहे 6 को भर लो। ऐसा नहीं होगा कि नए ऑर्बिटल्स जनरेट होना शुरू हो जाएं, कि जब भाई 4p 4d तक खाली पड़ा था तो उस मेटल का नया ऑर्बिटल नहीं आएगा कि 5s भी आ गया, 5p भी आ गया, आयरन जो है और शेल जनरेट कर ले, नहीं। उसने ये कहा कि वो जो शेल खाली पड़े हुए हैं वो लोन पेयर गेन करना स्टार्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स से। तो जैसे कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है हमारे पास कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या करे, ये जो कोबाल्ट है हमारे पास ये क्या कर सकता है, ये कोबाल्ट, एक सेकेंड, ये जो कोबाल्ट है COCl3, ये क्या कर सकता है, COCl3 जो है ये कोबाल्ट इस क्लोरीन से इंटरेक्शन के लिए अपने 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर ले, हो सकता है कि एक का भी ना करे, भाई 0 इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन करे, हो सकता है एक का कर ले, हो सकता है 2 का कर ले। बट NH3 कौन है, NH3 तो वो मॉलिक्यूल है जो इनके खाली पड़े हुए ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर दे रहे हैं। ये इसका स्टार्टिंग का पॉइंट था। आज तो अपन लिगेंड्स तक पहुंच चुके हैं। ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वार्नर थ्योरी का, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 तरह की वैलेंसीज पोजेस करते हैं, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, वो वैलेंसीज हैं प्राइमरी वैलेंसीज जो एनायंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। और अब मैं अपने आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज वो वैलेंसीज अवेलेबल हैं उस मेटल के पास जो अपने खाली पड़े हुए ऑर्बिटल्स से कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर दे तो भर लेना, ताकि अपन और ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो ये इसने कहा वार्नर ने रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और इसने क्या बात कही, इसने ये इसमें मतलब नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगा कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं, उसने कहा कि प्राइमरी वैलेंसीज को हम लोग लिखेंगे डॉटेड से, मतलब प्राइमरी वैलेंसीज, वैलेंसीज shows by dotted line, shows by dotted line, while secondary valencies, while secondary valencies, secondary valencies, valencies shows by thick line। अभी ये मतलब क्या हुआ, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहे होंगे ना, तो उसको हम लोग कहेंगे कि भाई इसको डॉटेड से शो कर दो और एक को हम लोग एक थिक लाइन से शो कर दें, क्योंकि जब शो कर रहे होंगे तो भाई कोई मॉलिक्यूल आपने बनाया तो उस मॉलिक्यूल के अंदर देख के भी तो पता पड़ना चाहिए कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो वो हम लोग कहेंगे भाई ये डायरेक्टली देख करके अपन समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो अब जो हमारे पास COCl3 डॉट ये जो स्ट्रक्चर बने थे, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बने थे,
अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे COCl3 डॉट या प्लस NH3 की वजह से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बने थे इनकी वजह से। जैसे प्रोडक्ट नंबर 1, पहले अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो पहला प्रोडक्ट जो इससे बना था भाई COCl3 डॉट 6NH3। ही सेड दैट कि जब हम लोग इसका आई का वैल्यू पता करेंगे, तो इसका जब हम लोग आई यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या वांट ऑफ फैक्टर पता करेंगे तो वो निकलेगा 4। अब ये चाहो तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। इसके जितना आपको डेटा पता हो, जैसे आप पता कर लो इसमें डेल्टा टीबी कितना है, केबी इसका कितना है, आप एम निकाल लो। वो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था। तो उस फॉर्मूले से उसने ये आई कैलकुलेट किया, तो ये आई जब 4 निकला, इसका मतलब ये है कि ये 4 पार्ट में ब्रेक होगा। अब 4 पार्ट में कैसे ब्रेक हो गया, तो उसने कहा कि ये कुछ इस तरह का है कि COCl3 तो है ही यहाँ पर, सॉरी COCl3 नहीं, CONH3 तो है ही। अब NH3 कितने, पूरे के पूरे 6, और Cl3 जो है ये बाहर है। जब इसको ब्रेक किया गया होगा तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहे होंगे, CONH3, ये पूरा इस पे होल 6, और यहाँ पर जो है वो +3 आ रहा होगा और 3Cl नेगेटिव। तो टोटल अब वांट ऑफ फैक्टर जो है वो बन गया होगा अपने पास 4। इस तरह से ये 4 बन गया होगा। तो एंड सो ऑन। अब जैसे मतलब मैं इसमें दूसरा लूं, तो दूसरा जो बना था वो क्या बना था, COCl3 डॉट ये जो 5NH3 आया था, तो उसने ये कहा कि आई का वैल्यू इसमें 3 आ रहा है, और ये जो NH3 है वो 5 NH3 इसके साथ कनेक्टेड है, और एक क्लोरीन इधर आया और बाकी 2 Cl बाहर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Cl है इट एक्टिंग एज अ सेकेंडरी वैलेंसी। तो ही सेड दैट कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होती हैं वो चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब यहाँ देखो, यहाँ कोवल्ट क्या कर रहा है, कोवल्ट ओनली NH3 के साथ सेकेंडरी वैलेंसी की तरह वर्क कर रहा है। मतलब इस NH3 से वो लोन पेयर ले रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन किससे करा रहा है, इन तीनों क्लोरीन से। बट सेकेंड वाले केस में उसने क्या किया कि 5 NH3 से वो लोन पेयर गेन कर रहा है, और इस Cl से भी एक लोन पेयर गेन कर रहा है, इनसे ये लोन पेयर गेन कर रहा है, और ओनली 2 Cls के साथ वो अपना इंटरेक्शन कर रहा है अपने खुद के इंडिविजुअल अवेलेबल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब इसको ब्रेक किया जाएगा, वो कैसे ब्रेक होगा, इट विल बी ब्रेक लाइक दिस, CONH3, ये CONH3, और ये अपने पास होल 5Cl, और इसके ऊपर जो है यहाँ से 2Cl नेगेटिव, और इस पर कुछ चार्ज आया होगा, हालांकि इस पे 2 माइनस है, तो इस पे जो है टोटल 2 प्लस आया होगा। ये टोटल जो हम लोग प्लस माइनस जो हम लोग लगाते हैं, वो न्यूट्रलिटी के हिसाब से लगाते हैं, ये नहीं कि इस पे एक Cl नेगेटिव था, भाई कोवल्ट पे भी तो +3 चार्ज था, तभी तो इस पे +2 चार्ज हो गया। तो नेट यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे NH3 0 था तो कोवल्ट का +3 था, जो कि डायरेक्टली शो किया गया। तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। इसी में अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो CO उसका जो थर्ड कंपाउंड उस टाइम पे उसने बनता हुआ देखा था 4NH3, तो इसका एक्सप्लेनेशन उसने ये दिया कि इसका आई का वैल्यू 2 रहा होगा, और इसमें से CO और NH3 होल 4 रहा होगा। 2 Cl जो हैं वो और यहाँ पर आगे होंगे, जो कि वर्क कर रहे होंगे सेकेंडरी वैलेंसी की तरह, और एक ही Cl जो होगा, और जब इसको ऐसे ब्रेक कर रहा होगा वो, तो उसने कहा भाई CONH3, ये होल 4Cl2 और इसके ऊपर प्लस, और एक Cl नेगेटिव। जब ये आई का वैल्यू 1 आया, मतलब फोर्थ वाले केस में आई का वैल्यू कितना आया, 1, जैसे COCl3 और ये जो 3NH3 था, तो उसने कहा इसमें जो वांटा फैक्टर 1 आ रहा है, इट मीन्स ये कंपाउंड कुछ इस तरह से रहा होगा, CO एक सेकेंड, CONH3 होल थ्राइस और Cl3, ये कुछ ऐसे रहा होगा। ये तो आगे ब्रेक ही नहीं हो रहा होगा भाई, I = 1 है, इसका मतलब ये एक ही पार्ट रहा होगा पूरा का पूरा।
तो उसने ना इसमें ना एक चीज और की, उसने क्या किया, इनकी एजी से रिएक्शन कराई सिल्वर से। जब सिल्वर से इनकी रिएक्शन कराई इस वाले पार्ट की, सिल्वर से रिएक्शन कराने पर मतलब एजी एजी से रिएक्ट कराने पर क्या मिला इसको प्रोडक्ट में, इधर मिला 3AgCl प्रोडक्ट। इसमें जब रिएक्शन कराई, तो इसमें जब सिल्वर की रिएक्शन कराई तो इसने 2AgCl दे दिए। तो उसने एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि जो 2AgCl मिल रहे हैं इसका मतलब 2Cl बाहर हैं। उसने कहा भाई इसमें AgCl मिल रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी उसने दिया, इसमें कहा कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बन रहा होगा, नो वाइट प्रेसिपिटेट। तो पहले वाले में कितने 3 मिले, इसका मतलब 3Cl बाहर प्रेजेंट है। दूसरे वाले में 2Cl मिले, उसने कहा 2 ही Cl बाहर प्रेजेंट है। तीसरे केस में एक AgCl का मॉलिक्यूल मिला। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था अपनी थ्योरी के रिगार्डिंग बाय दिस, बट अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज वाई वार्नर थ्योरी आगे तक नहीं चल पाई। जैसे इसने स्ट्रक्चर जब बनाना थे, तो स्ट्रक्चर आप जब इसके पढ़ेंगे, मैं पहले वाले के स्ट्रक्चर की बात करूं, पहला वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, COCl3.6NH3। इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि सेंटर पे तो ये कोबाल्ट हो गया, और NH3 की अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई तो NH3 ये रहे, ये हमारे पास NH3 हो गई, ये थिक लाइन से बनाए जाएंगे बिकॉज ऑल आर एक्टिंग एज अ सेकेंडरी वैलेंसीज। और सेकेंडरी वैलेंसीज को हमको कैसे दिखाना है, एक बात और, ये जो अभी आप पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो बेटा, ये डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वार्नर थ्योरी, तो उसमें इतनी सारी पूरी कहानी लिखना है। इस पर कई बच्चे पूछते हैं सर इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वार्नर थ्योरी, या वार्नर थ्योरी का ड्रॉबैक, इस तरह से बनता है क्वेश्चन। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखना है वहां पर, 4-5 पॉइंट तो आपको याद हो, आप पूरा एक एग्जांपल वहां एक्सप्लेन करके आओ, कुछ 1-2 स्ट्रक्चर बना दोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया इस पर। यहाँ NH3 और दिखा दें तो ये भी NH3 होगा और ये भी NH3 होगा, पूरे 6 NH3। बट हमें पता है Cl जो है वो प्राइमरी वैलेंसीज की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे दिखा दो भाई, एक Cl ये रहा या एक Cl ये रहा, मतलब अलग अलग तरीके से ऐसे, और एक Cl को कहीं चलो इधर दिखा दिया, तो ऐसे ये पूरे Cl हो गए। तो ये पहले वाले का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड, दैट इज COCl3। अब यहाँ पर 5NH3 हो गया। अब 5NH3 में आपको याद होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर उसने कहा भाई इसको ऐसा बनाओ कि कोबाल्ट है, और जो 5NH3 है यहाँ पर, ये 5NH3 में से ऐसे कर लो इसको कि भाई एक NH3, सॉरी, एक NH3 ये रहा, एक NH3 ये रहा, एक NH3 ये रहा, और एक NH3 ये रहा, और एक NH3 ये रहा, तो ये 5 हो गए। बट छठवा वाला क्लोरीन जो था, अब ये भी थिक लाइन से बनाया जाएगा, बाकी थिक लाइन से नहीं बनाए जाएंगे। रीजन क्या है कि ये डॉटेड लाइन से दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ प्राइमरी वैलेंसीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसका और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाऊं, तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस कि COCl3 और 4NH3। तो इसमें हमको क्या पता है कि कोबाल्ट जो है वो तो सेंट्रल मेटल है, और यहाँ पर जो है NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, और यहाँ NH3, ये 4 तो NH3 हो गए। 2Cl जो है वो किसकी तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक ही Cl वर्क कर रहा है ऐसे, तो एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा ऐसे। तो ये इनके स्ट्रक्चर, आप बाकी फोर्थ वाले का भी स्ट्रक्चर सिंपली बना सकते हो। उसमें जो है हम लोग यहाँ इधर पे Cl लगा देंगे, और NH3 एक जगह ऊपर NH3, यहाँ पे Cl, तो पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर उसने बनाए। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द पेजेस फ्रॉम फर्स्ट। नेक्स्ट थ्योरी इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब हम लोग पढ़ लेते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बनते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो है इन्होंने जो बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, लाइनस पॉलिंग इन लोगों ने बताया था। तो इसके लिए ना मैं एक शॉर्टकट भी आपको दे दूंगा, उस शॉर्टकट के थ्रू भी हम लोग इसमें निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की क्या पॉसिबिलिटी होती है रिगार्डिंग यहाँ मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरीके से चेंज होता। यहाँ इसने ये कहा कि अब सबसे पहले तो ये बता दें कि ये किसने कही ये थ्योरी। तो दिस थ्योरी इज एक्सटेंडेड बाय लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया, मतलब बढ़ाया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आई थी, फिर वो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, बट फिर उसको आगे बढ़ाया गया, और जिसमें इसको उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई किया। तो क्या इनके ऐसे पॉइंट्स रहे जिसमें इन्होंने क्या बताया रिगार्डिंग हिज थ्योरी। तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये कहा कि मेटल जो होता है, ओके ओके, आफ्टर द क्लास भेज दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया कि मेटल जो है ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो वैकेंट ऑर्बिटल्स डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल किसी मेटल को जो है वो अपना लोन पेयर प्रोवाइड करे, और उसी बेसिस पे अपन बोल देते थे कि भाई कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो इसने ये कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल कितने प्रोवाइड कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन किस बेसिस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल्स पे जो उसको लोन पेयर दे रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट हु यूज द वर्ड लिगेंड्स। उसने कहा कि ये जो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं, ये लिगेंड्स अलग अलग नेचर के होंगे। और ये अलग अलग नेचर के मतलब ऐसा है कि किसी की कैपेसिटी इतनी होगी कि वो जबरदस्ती उसके ऑर्बिटल्स यूज करा दे, और किसी की कैपेसिटी इतनी होगी कि वो उसके उतने ऑर्बिटल्स यूज ना करा पाए। मतलब इस बात का क्या हुआ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था। ही सेड दैट कि कोई भी जब आप कोई डी ब्लैक का मेटल लेते हो, जैसे सपोज यू टुक 26 आयरन, तो आयरन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और ये 3d6। तो ही सेड दैट कि यहाँ मतलब जो 3D है, 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, और एक आपके पास 4s के मतलब ये 4s तो है, और 4s के बाद 4p पड़ा हुआ है, और 4p के आगे एक 4d भी पड़ा हुआ है। इस तरह से ये 4d, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5, और ये 6 ऐसे पड़े हुए हैं। ये 3D की बात चल रही है, 3d6 की। ये बात चल रही है 4s2 की, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। और ये बात चल रही है 4p की, जो खाली पड़ा हुआ है। और ये बात चल रही है 4d की। तो उसका मानना ये था कि अगर कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जिसका पावर अच्छा है, तो वो कहेगा कि तुम एक काम करो, तुम लोग सारे ना पहले तो पेयर्ड हो जाओ, मतलब ये जो अनपेयर्ड बने हुए हैं ना, वो कहेगा कि इनसे कहेगा तुम, उनकी जो फील्ड होगी, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो उनको ऐसे बना देगी, भाई तुम लोग जा करके, जैसे ये 6 हैं तो 4 ऐसे थे, उसको उन्होंने इधर पहुंचा दिया, इन मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 इनको पहले पैड बना दिया। अब ये बचा डी। अब डी जो है इस एस और पी के साथ आगे चल के, मतलब ये एस और पी के साथ आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन बना ले। एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी ही सेड दैट क्या, कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये जो 3D है, ये क्या अपनी जगह भरा पड़ा रहे, भाई जैसा है। आगे खाली कौन पड़ा है, एसपीडी। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही पड़े रहते। रिमाइंड करा तो ये एस और ये पी जो पड़े हुए थे ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट उसने ये कहा कि भाई ये वाले एस पी और आगे वाला डी हाइब्रिडाइजेशन कर ले।
अब ये पूरी अजीब सी कहानी का मतलब क्या हुआ, ये कई बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो इस कहानी को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ लो। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमको जो दिया गया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये याद रखना कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आया था जिसमें ये कहा गया कि जो एटम है, एटम की रियल पिक्चर तो सबको पता ही होगी ना कि न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल ऑर्बिटल आता है, फिर स्फेरिकल के बाद दूसरा बड़ा एक और स्फेरिकल ऑर्बिटल आता है, फिर उस स्फेरिकल ऑर्बिटल के बाद जो है वो डम्बल शेप में ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट होते हैं। जब वो डम्बल शेप वाले मतलब पूरे ये उसके चारों तरफ 3D में ऐसे डम्बल शेप वाले बने रहते हैं, कुछ ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ये कुछ ऐसे, ये डम्बल, तो ये आ गए ये पी वाले। पी के बाद फिर से एक और ऐसा आ जाता है उसमें सर्कुलर, फिर उसके बाद बड़ा एक और आ जाते हैं ऐसे ऑर्बिटल। तो ये आपको अगर पता है ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद डी, डी मतलब सॉरी एस, फिर एक और हमारा एस आता है, एस के बाद वहां डी इंट्रोड्यूस होता है। डी में भी बहुत सारे होते हैं, डी में आपको पता है 5 पार्ट होते हैं। एक तो ऐसे वाला होता है, मतलब इसी में होते हैं, एक एक्स वाई डायरेक्शन में, एक वाई जेड में, और 2 ऐसे भी पाए जाते हैं। और ये सारे ना मतलब 3 तो इसी टाइप के होते हैं, एक ऐसा होता, एक जेड वाला भी होता। तो इन तीनों, इन सभी को जब आप मिला दोगे और इधर रख दोगे, आप समझ गए एटम बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। ये हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर के मॉडल में बताया गया था, अगर आप में से किसी को याद है तो। तो जब इस एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं, जो एस है, चाहे वो पी है, चाहे वो डी है, चाहे वो एफ है, तो अभी अपन ना केवल इन 3 के बारे में स्टडी करेंगे। एफ कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए अपने सिलेबस में नहीं डाला गया। तो जब एस, पी और डी जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, when they intermix with each other, तो इंटरमिक्सिंग के बाद एक हाइब्रिडेशन निकल के आता है जिसको अपन बोलते हैं एसपी, यानी एक एस और एक पी मिल गया। पी के 3 पार्ट होता है ना, पी एक्स भी होता, पी वाई भी होता, पी जेड भी होता। तो कहा जाता है कि एक sp2 भी हो सकता है, मतलब एस पी एक्स के साथ पी वाई भी आ जाए। एक sp3 भी होता है, मतलब पी वाई और पी जेड तक पहुंच जाए। एक sp3d भी होता है, एक sp3d2 भी होता है, एक sp3d3 भी होता है। ये इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़े होंगे पहले क्लास 11th में, अगर आपको याद आ गया हो कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। बेसिकली इट्स अ इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल जैसे एक एस एक पी आपस में इंटरमिक्स कर गए, ये पी एक्स वाला, ये इंटरमिक्स कर गए और इन्होंने नए शेप के ही, इस तरह के अजीब से इन्होंने मतलब ये शेप से नया शेप का बना दिया ऑर्बिटल, क्योंकि एक दूसरे में जाके इंटरमिक्स हो गए, नए तरह के बन गए। तो इनके नए तरह के शेप भी जनरेट होते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि एक एस और पी दोनों से चिपके हैं, नहीं। ये इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया कि फ्लोर लिया, फ्लोर के अंदर वाटर मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और नए शेप में लेके आ गए उस फ्लोर को। तो यही हो रहा है कि एक एस लिया एक पी लिया, ये ऑर्बिटल्स को बिल्कुल इंटरमिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक नए तरह के ऑर्बिटल्स को क्रिएट कर लिया, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ना इसी पर वर्क करेगी, किस पर, हाइब्रिडाइजेशन पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसने ये कहा कि जब कोई एटम, जैसे ये है 26 आयरन, तो इसमें देखो 4s के बाद 4p भी तो खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है। तो हो सकता है कि ये जो हमारे पास है s, भाई 3d था, 1 2 3 4, ये इस तरह से 5 3d आ गया। 3d के बाद आता है 4s, ये 4s आ गया। और 4s के बाद आता है 1 2 3, ये 4p। 4p के बाद कौन पड़ा होगा, 4d, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ही सेड दैट कि ये जो हमारे पास 4s 4p 4d 3d, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें, जैसे अभी 26 आयरन की जो बात चल रही थी, उसमें आपने देखा कि 3d में 6 था और 4s में 2 था।
तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें 2 पड़े हैं। तो उसने कहा कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हो सकता है कि ये 3D अपने आप को पार्टिसिपेशन में ले। अब पार्टिसिपेशन में तो तब लेगा जब ये ब्लैंक हो जाए। तो ये मतलब इसके पास ऑर्बिटल्स खाली पड़े हो। तो ये एक सिचुएशन उसने बताई कि हो सकता है कि जब ये कोई दूसरा एक मॉलिक्यूल ऐसा चला आया कि उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा रही हो कि उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस इसी में पहुंचा दिया, मतलब ऐसा कर दिया। ऐसा का मतलब क्या है कि वो इस स्टेट में ले आया कि भाई 1 2, ये 1 2 3 4, मतलब ये 6 तो थे और ये 2 8, तो ये 8 ऐसे भर गए। अब ये एस भी खाली हो गया, पी वाले तो खाली थे ही, 1 2 3 4 ऐसे, ये पी वाला और ये डी वाला ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 5 ये खाली हो गए। तो उसने कहा कि हाइब्रिडेशन मान लीजिए हमारे पास हो रहा था DsP3। ये DsP3 अलग बात है, मतलब इनका जो हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये वाले केवल इधर ही पहुंच पाते, ये एस खाली पड़ा होता, या एस मतलब एस की सिचुएशन ये आती कि इलेक्ट्रॉन्स इसी तक पहुंच जाते और डी के पास ऐसे रह जाते। जैसे मान ली कोई सिचुएशन आती जिसमें डी पूरी तरह भर जाता, ये डी पूरी तरह भर जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं पर ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाते। एस खाली पड़ा होता, ये पी खाली पड़े होते, और ये जो डी खाली पड़े हुए मतलब डी, तो ये डी जो है मान लो पड़ा कि यहाँ से ये sp3, ये sp3 d2